जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट माइंड हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम ह्यूमन ब्लड के शानदार विजुअल के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ाई भी बोरिंग नहीं लगेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्या है। चलो उतरते हैं एक लाल नदी की गहराइयों में। तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं बीचों बीच ब्लड की एक चमकती हुई एक 3D बूंद है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो लाल और वाइट सेल और दूसरी चीज़ें भी तैरती हुई दिख रही हैं। तो यह तो सच में किसी ब्रह्मांड जैसा लग रहा है, एकदम विजुअल। यही दिखाता है कि खून सिर्फ लाल पानी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो साइड में दो और ज़रूरी बातें भी बताई गई हैं कि इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है और इसका आधार जो प्लाज्मा है, बेस है, वो प्लाज्मा है जो कि एक लिक्विड है, इसलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आप ये भी देख पा रहे हो कि यह शरीर का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब ये ऑक्सीजन को और इसमें जो न्यूट्रिशन है उनकी डिलीवरी करता है, मतलब ये एक डिलीवरी बॉय भी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारे वजन का, वेट का 7% ब्लड होता है हमारी बॉडी में। अगर कोई भी व्यक्ति मान लो 100 kg का है तो उसमें जो ब्लड होगा वो 7 लीटर होगा। इसका पीएच वैल्यू भी है 7.4 होती है, और 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच वैल्यू है वो एल्कलाइन होता है, और 7 से कम वाला क्या होता है, एसिड होता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, जिसके लास्ट में लॉजी शब्द जुड़ जाता है, उसका मतलब होता है स्टडी करना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिया गया है इसको मेजरमेंट करने का, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी कितनी होती है, मतलब कि ये ह्यूमन में कितना होता है और जिसमें मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा। तो मेल में इसकी क्वांटिटी रहती है 5 से 6 लीटर, और मेल के कंपैरिजन में जो वुमेन होगा, जो फीमेल होगी, उसमें ये 4 से 5 लीटर होता है। फीमेल में ये कम होगा मेल के कंपैरिजन में। इसको ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करता है, तो वो 120 से 80 होना चाहिए नॉर्मल mmHg में। इसको मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। इसका फॉर्मेशन 2 चीज़ों में होता है। अगर आप एम्ब्रॉय हो, भ्रूण हो, अगर बच्चा है वो पेट में है तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो लीवर में होगा। अगर कोई वयस्क है तो उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ये डिफरेंस क्यों, किसी का बोन मैरो में, किसी का लीवर में? तो इसका कारण ये है क्योंकि जो यहाँ पर एक सवाल भी होना चाहिए कि वयस्क में बोन मैरो में और जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय होता है, उसमें लीवर में क्यों बनता है, मतलब इसका बदलाव का कोई खास कारण तो होगा। हाँ, यह एक विकास की प्रक्रिया है, यह एक डेवलपमेंट की प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। जब एम्ब्रॉय होता है, भ्रूण होता है, बन रहा होता है, तब हड्डियाँ क्या होती हैं, पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाती, विकसित नहीं होती हैं, तो यह लीवर को काम दे दिया जाता है कि भाई तुम संभालो इसको। बाद में जब हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं तो यह काम किसको दे दिया जाता है, ये बोन मैरो को दे दिया जाता है। तो यही कारण है कि एम्ब्रॉय में लीवर में बनता है, फॉर्मेशन होता है, और जो वयस्क होते हैं उनका बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको खून की बनावट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि खून की बनावट कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है, कौन सी मात्रा कितनी है। तो इसमें आपको स्लाइड में 2 चीज़ें शो हो रही हैं, 2 कंटेनर हैं कांच के। एक कंटेनर येलो कलर का है जिसमें 55% प्लाज्मा है, येलो कलर का है वो प्लाज्मा है, और दूसरा कंटेनर है उसमें 45% है। इसमें आपको कॉर्पल्स होंगे। अब कॉर्पल्स भी 3 तरह के होते हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक प्लेटलेट्स होती है। कॉर्पल्स होंगी वो आपको दिख रही हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे चाय का पानी और दूध, जैसे चाय में पानी और दूध होता है उसी तरीके से। और जो कॉर्पल्स होते हैं वो चीनी और पत्ती हो गई, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी आपको। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्लाज्मा और सीरम क्या चीज़ है, इसको कैसे समझेंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हो एक बहती हुई नदी जैसी धारा है। शुरुआत में आपको पीले कलर का
जो शो हो रहा है वो प्लाज्मा है, और फिर बीच में एक रोबोट का हाथ है, उसमें से नदी में से कुछ निकाल रहा है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन, या एक प्रोटीन निकाल रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हो बची हुई जो धारा है वो थोड़ी सी ज़्यादा पारदर्शी साफ सी दिख रही है, इसे सीरम कहा जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सीरम खून का वो हिस्सा है जो थक्का नहीं जमाता? यस, कह सकते हैं, क्योंकि जांच के लिए जो फाइब्रिनोजेन है उसको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ब्लड में हुआ तो ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, और जो आपका जांच है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। इसलिए हमें फाइब्रिनोजेन को हटाना पड़ता है। तो सीरम क्या हुआ, सीरम वो हुआ प्लाज्मा में से हमने फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दिया, हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सीरम कहलाएगा बहुत अच्छे से। तो थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन है उसको निकालने पर जो बचता है वो सीरम ही है। पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए इसी सीरम को भेजा जाता है। और प्लाज्मा अगर देखा जाए तो 90% जल होता है प्लाज्मा में, और 7% प्रोटीन होता है और ग्लूकोज होता है। इसका जो कलर है वो हल्का पीला होता है, और वो किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की प्रेजेंस की वजह से प्लाज्मा का कलर येलो कलर का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वीडियो में बने रहिए, इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि आरबीसी क्या है। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का जहाज कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या ये डिवीज़न नहीं करेगा? हाँ, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो डिवीज़न नहीं कर पाएगा, और डिवीज़न नहीं कर पाएगा अर्थात ये खुद अपनी मरम्मत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही पकड़े। इसका जीवन काल भी सीमित होता है, इसी वजह से। इसका लाल कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से इसका लाल कलर होता है। इसमें हेमेटैन आयरन होता है, प्रोटीन भी होती है ग्लोबिन। इसका साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स। ये सबसे ज़्यादा संख्या में मिलेंगी, लेकिन इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन को और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करती हैं, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कुछ अजम्पशन है, अपवाद हैं, जैसे ऊँट और लामा, इनमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आरबीसी का लाइफ साइकिल देखेंगे। आप एक देख पा रहे हो कि एक यहाँ पे रेस ट्रैक जैसा एक लूप बना हुआ है जिस पर आरबीसी भी घूम रहा है। एक तरफ आप देख पा रहे हो पहाड़ भी बना है हाई एल्टीट्यूड वाला, नीचे एक बिस्तर जैसा है, उसको अपन है ना, इसको क्या कहेंगे, मतलब एक स्लीप है, और एक लास्ट में आपको लूप दिख रहा है। लूप के लास्ट में आपको ग्रेव यार्ड भी दिख रहा है, जिसको स्प्लीन कहते हैं। मतलब जो आरबीसी होती है वो स्प्लीन में ही इसकी डेथ होती है, मरती है, इसलिए इसे आरबीसी का ग्रेव यार्ड कहते हैं। और इस स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण है कि ये एक इमरजेंसी के लिए कुछ ब्लड को स्टोर भी करके रखता है। और कुछ भी रोचक चीज़ें हैं, जैसे आप देख पा रहे हो साइड में नीचे की तरफ की ऊंचाई पर आप जाओगे तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है आरबीसी की, सोते समय इनकी संख्या कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पुरुषों में इनकी संख्या ज़्यादा है, महिलाओं में इनकी संख्या कम है, तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन उठना चाहिए। इसका शरीर को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ऊंचाई पर क्या हो जाता है, हवा पर, जब ऊंचाई पर आपको जाओगे तो वहाँ पर जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो शरीर को लगता है, बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो ज़्यादा आरबीसी बनाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन मिले उसे कुशलता से शरीर में पहुंचाया जा सके। ये रीज़न है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। आरबीसी से जुड़ी हुई कुछ डिसीज हैं, रोग हैं। आपको यहाँ पे 3 कांच के बॉक्स शो हो रहे हैं। पहला है कि जिसमें बहुत ही कम और पीले कलर की आरबीसी है, इसे एनीमिया कहते हैं। दूसरे में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आरबीसी है, एक गुच्छा पूरा बना हुआ है, इसे पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। और तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक टेढ़े आकार की भी आरबीसी है, इसे क्या कहेंगे, थैलेसीमिया। तो एनीमिया क्या है? आरबीसी और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। अगर आरबीसी में आयरन की कमी हो गई, आरबीसी और आयरन की कमी होने पर आपको एनीमिया डिसीज होगी, और इसमें शरीर है वो पीला पड़ने लगेगा।
मियाँ क्या है, इसमें आरबीसी संख्या बढ़ने लगती है और जो स्किन होती है उस पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, आपने देखा भी होगा कई लोगों को। और जो थैलेसीमिया है यह एक जेनेटिक डिसीज है, इसमें हीमोग्लोबिन निर्माण मतलब हीमोग्लोबिन के बनने में गड़बड़ी होने लगती है और बच्चों को बाहरी खून की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन उठना चाहिए, आपका एक सवाल होना चाहिए कि जो पॉलीसाइथीमिया है उसको लेकर, कि पॉलीसाइथोमिया में तो आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, तो इसको आरबीसी की संख्या बढ़ना खतरनाक क्यों है? हम तो देखे थे कि सुनने में तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा आरबीसी का मतलब तो ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, तो सुनने में तो अच्छी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो खून है वो गाढ़ा हो जाएगा, और जब खून गाढ़ा होगा तो उसके बहने में भी परेशानी होगी, क्योंकि वो नसों में क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो आप बखूबी से समझ चुके होंगे, अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डब्ल्यूसी के बारे में। इसको शरीर का सैनिक कहते हैं। बीच में आपको एक बड़ी सफ़ेद सेल दिख रही है जो एक हरे वायरस पर हमला कर रही है और एक सुरक्षा कवच के अंदर है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। इनका जो टाइम पीरियड होता है, जो लाइफ होती है वो 2 से 4 दिन ही होती है। इनका जो साइज होता है वो अनिश्चित होता है, जैसे अमीबा का, और इनकी संख्या 8,000 से 10,000 होगी। इसका कार्य क्या है? इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाना, निर्माण करना। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं, और इसकी जो डेथ होती है वो ब्लड के अंदर ही हो जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का इतने कम 2 से 4 दिन ही, ऐसा क्यों? इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो लगातार संक्रमणों से लड़ती रहती हैं और ये हमारी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। इस लड़ाई में यह खुद भी ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए शरीर इन्हें लगातार बनाता रहता है। यही कारण है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की है। अब इसमें हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या क्या है। तो इसे ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। मतलब ग्रेन्युलोसाइट आप इसमें देख पा रहे हो, यह 3 तरह की सेल दिखाई गई है यहाँ पर। फर्स्ट है जो बैक्टीरिया से लड़ रही है, जिसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। सेकंड आप देख रहे हो जो एलर्जी पैदा करने वाले कणों से लड़ रही है, जिसे बेसोफिल्स कहते हैं। और थर्ड में आप देख पा रहे हो कि यह तीसरी आप देख पा रहे हो कि एक कीड़ा है, मतलब पैरासाइट है, उससे लड़ रही है। तो यह वो डब्ल्यूबीसी हैं जिसके कोशिका द्रव्य में कण होते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा इओसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल ये सबसे ज़्यादा होंगी संख्या में, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। बेसोफिल संख्या में सबसे कम होंगी, ये एलर्जी से बचाती हैं। और जो तीसरी हैं जिसका नाम है इओसिनोफिल, ये वायरस और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करती हैं। अब ये क्वेश्चन है कि अगर बेसोफिल एलर्जी से बचा रही हैं तो फिर लोगों को फिर एलर्जी क्यों होती है? क्या ये ठीक से काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। यह बचाव की पहली कोशिश करती हैं, पर जब एलर्जी पैदा करने वाला जो तत्व होता है, मतलब एलर्जन, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है ना, तो शरीर में रिएक्शन होने लगता है, और यह एक तरह का ओवर रिएक्शन है। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं एग्रोनोलोकोसाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिनमें कण नहीं होती हैं, मतलब वहाँ पे आप 2 सेल हैं। एक तो है साइज में कैसी हैं, बड़ी है, जो टूटी हुई सतह की मरम्मत कर रही हैं,
जिसको मोनोसाइट कहेंगे। दूसरी साइड आप देख पा रहे हो साइज में छोटी हैं, जो एक दिमाग से जुड़ी हुई हैं और मेमोरी स्टोर कर रही हैं, जिसको कहेंगे लिम्फोसाइट। और ये टी सेल का निर्माण भी करती हैं। टी सेल क्या करती है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या ये मेमोरी सेल का, और इन्हें मेमोरी सेल भी कहते हैं ल्यूकोसाइट को, लिम्फोसाइट को, तो क्या ये मेमोरी सेल का मतलब क्या है? क्या यह सच में दिमाग की तरह ही कुछ याद रखती हैं? हाँ, तो यह किसी वायरस या बैक्टीरिया के हमला करने पर उसे पहचान लेती है ताकि अगली बार उससे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके, इसलिए इनको मेमोरी सेल कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो है वो है मोनोसाइट, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रोफिल है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें प्लेटलेट्स है, एक टूटी हुई नस दिखाई गई है और बहुत सारी जो छोटी छोटी प्लेटलेट्स हैं वो मिलकर उस टूटी हुई जगह पर एक जाल बनाकर उसे बंद कर रही हैं ताकि खून बाहर ना बहे। और साथ में एक डेंगू मच्छर का जो है वो चेतावनी संकेत भी है। तो आप यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो थर्मोसाइट्स है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। ये लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं। इनका जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन होता है। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और ये केवल मैमल्स में, स्तनधारियों में ही होती है। आपने देखा होगा जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, वो तेज़ी से गिरने लगती हैं। लेकिन एक सवाल होना चाहिए कि अगर यह सिर्फ मैमल्स में होती हैं तो दूसरे जीव हैं जैसे कि पक्षी हो गए, उनमें जब चोट लगती है तो खून बहता है, तो वो कैसे रुकता है? तो उनमें थक्का जमाने की जो है, ब्लड क्लॉटिंग की जो है वो अलग प्रोसेस होती है, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं वो थोड़ी अलग रहती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हो एक रेशियो और साइज के बारे में दिया गया है। तो स्लाइड पर 2 तुलनाएं होती हैं, 2 कंपैरिजन हो रहे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हो कि नंबर में कंपैरिजन है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो साइज में कंपैरिजन हो रहा है। तो एक तरफ आप संख्या है उसकी, जहां आप देख पा रहे हो लाल क्यूब्स है उसका एक बड़ा ढेर रखा है और बगल से आरबीसी का एक छोटा, मतलब जो एक साइड देख पा रहे हो आप कि जहां लाल क्यूब्स का एक बड़ा ढेर है आरबीसी का और एक छोटे सफ़ेद क्यूब का बगल में रखा हुआ है डब्ल्यूबीसी का। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि जहाँ एक बड़ा सफ़ेद गोला है डब्ल्यूबीसी और एक छोटी लाल डिस्क है आरबीसी से बड़ा दिख रहा है। तो इसमें आप देखेंगे अगर क्वांटिटी का, संख्या का रेशियो देखेंगे तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होगा, फिर दूसरे पे प्लेटलेट्स होगा, फिर डब्ल्यूबीसी होगा। इसके जस्ट उल्टा आकार का, साइज का है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, फिर आरबीसी होगा। लेकिन यहाँ पे आप रेशियो देख पा रहे हो तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आरबीसी 600 है, डब्ल्यूबीसी 1 है और प्लेटलेट्स 40 है। तो इसका मतलब नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेशियो का मतलब है कि आप खून का एक सैंपल लो जिसमें 600 आरबीसी है, तो उसी सैंपल में तुम्हें लगभग डब्ल्यूबीसी 1 मिलेगा और 40 प्लेटलेट्स मिलेंगी। अब ये रेशियो में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये डेंसिटी का रेशियो है, घनत्व का है, ना कि संख्या का। तो इसलिए आप देखेंगे रेशियो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो तो लाखों में होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि ये ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कैसे होती है। इसको कैस्केड प्रोसेस भी कहा जाता है। कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद एक होना, एक के बाद एक होने वाली जो घटना है वो कैस्केड कहलाती है। तो यहाँ पर एक टूटी हुई नस है, उसके ऊपर मकड़ी के जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बना है जिसे फाइब्रिन कहते हैं और उसमें आरबीसी फंसी हुई है। यह प्रोसेस 4 स्टेप में होती है जिसे कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। तो पहली स्टेप है कि थर्मोप्लास्टिन में कैल्शियम मिलेगा तो दोनों मिलके बनाएंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन। तीसरी स्टेप है थ्रोम्बिन में फैब्रिनोजेन मिला दोगे तो फैब्रिन बनेगा और फैब्रिन में अगर आरबीसी मिल जाएगा तो आपकी क्लॉट थक्का जम जाएगा। इसके लिए कुछ
नेसेसरी एलिमेंट भी हैं, तत्व भी हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन के का होना और प्रोटीन में फाइब्रोजिन का होना, तभी आपका ब्लड क्लॉटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है, आपको यहाँ पर बीच में एक जटिल कॉम्प्लेक्स 3D ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, जिसके अंदर एक शाही ताज है, कॉकरोच है, ऑक्टोपस है और दवा की कुछ शीशियाँ दिख रही हैं। ये 4 मुख्य तत्व हैं। जैसे हेपेरिन, ये शरीर के अंदर खून जमाने से रोकता है। हीमोफीलिया, यह जो शाही बीमारी, मतलब जो खून का धक्का नहीं जमता, इससे हीमोफीलिया से। कॉकरोच, सफ़ेद खून होता है कॉकरोच का। ऑक्टोपस का नीला खून होता है, कॉकरोच सफ़ेद खून होता है, इसको हेमोलिम्फ कहते हैं। और जो ऑक्टोपस का नीला खून होता है, इसको हेमोसाइनिन कहते हैं। तो एक सवाल होना चाहिए कि अगर शरीर में हेपेरिन खून को जमने से रोकता है, तो फिर चोट लगने पर थक्का कैसे जम जाता है? क्या हेपेरिन काम करना बंद कर देता है? तो ऐसा नहीं है। चोट लगने पर जो प्लेटलेट्स और टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल को रिसीव करते हैं, रिलीजन करते हैं, छोड़ते हैं, जो हेपेरिन के असर को सिर्फ उसी जगह पर बेअसर कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ उस खास जगह पर, हाँ, तो क्लॉटिंग प्रोसेस वहाँ पे शुरू होने लगती है। इस तरीके से ये क्लॉटिंग होती है। तो वीडियो कैसा लगा? इसमें हमने जाना कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की सेना को जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लड ग्रुप को जानेंगे, ए बी, ABO और ट्रांसफ्यूजन को। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत।